अगला डिस्कशन सैटेलाइट या प्लेनेटरी मोशन। चलो तो हम बात कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट। पहले सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। हाँ, सर्कुलर ऑर्बिट में ये मास m है। अगर किसी सैटेलाइट को यहां से वेलोसिटी मास को 0 दे दी जाए तो ये ड्रॉप हो जाएगा, सीधे नीचे गिरेगा। अगर इसको वेलोसिटी एस्केप दे दी जाए, एक्चुअली ग्रेटर देन v एस्केप, तो भाग जाएगा। लेकिन एक स्पीड ऐसी भी है जिस स्पीड पे ये सर्कल में घूमेगा। आ गया समझ में? ये ग्रेटर देन v एस्केप पे भाग गया, कभी वापस नहीं आया। एक वेलोसिटी ऐसी है जिस पे ये सर्कल में घूमेगा, और अगर सेंटर से डिस्टेंस r है तो ये फोर्स अगर इसके सेंट्रीपिटल के बराबर हो गया तो काम हो जाएगा। तो GMM बाय r स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r, एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना ही मिल जाए। तो v ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। ये क्या है? ठीक जितनी चाहिए हमारे पास उतनी है। और दूसरा डिस्कशन है ये v एस्केप का। तो v एस्केप के लिए हमने क्या किया? हाफ mv एस्केप स्क्वायर माइनस GMM बाय r, फाइनली दोनों 0। तो v एस्केप की वैल्यू 2gm बाय r। v एस्केप और v ऑर्बिटल दोनों ही रेडियस पे डिपेंड करते हैं। रेडियस मतलब उस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एस्केप आएंगी, अलग अलग ऑर्बिटल आएगी। एक दूसरी खास बात, एस्केप डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन कहीं यूज नहीं की, हम कहीं भी भेजे एस्केप करेंगे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमें परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करनी है। अगर आप परपेंडिकुलर नहीं प्रोजेक्ट करोगे तो सर्कल नहीं बनेगा फिर, क्योंकि सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर पक्का ये है, और सेंटर ये है तो ये 90 होना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये v एस्केप आप ऐसे फेंकते, ऐसे फेंकते, ऊपर फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते, भाग जाता। लेकिन ये आप परपेंडिकुलर नहीं भेजोगे, कहीं और दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही भेजना पड़ेगा, तब जाके सर्कुलर ऑर्बिट आएगी। और ये तो समझ में आ रहा है, ये √2 गुना है इसका। एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल का √2 गुना है। अब इससे हम रिजल्ट देखते हैं। तो पहला रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, ऑर्बिटल स्पीड √GM बाय r। दूसरा हमने निकाला ऑर्बिटल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे मिलेगा? 2 पाई r बाय v, या 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा v बाय r है। 2 पाई r बाय √GM लिख सकते हैं। इसी को 2 पाई r³ बाय GM लिखा। पहला रिलेशन आया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। दूसरा आया, टाइम पीरियड r के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड क्यूब ऑफ रेडियस के प्रोपोर्शनल है। यही कैप्लस लॉ है। अब देखिए, ऑर्बिटल स्पीड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तो जितनी बड़ी रेडियस उतनी छोटी स्पीड, मतलब जो सबसे तेज पास घूमेगा वो सबसे तेज होगा। मतलब यहां देखिए, जो एक सैटेलाइट ये है और एक सैटेलाइट ये है, तो ये काफी तेज घूमेगी, यह आया समझ में इसके मुकाबले। क्लियर? तो जितना पास आप रखोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। और जरा काइनेटिक एनर्जी और निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर, यही है। और शायद ये समझ रहे हैं, स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, स्पीड बदल थोड़ी नहीं रही है, यूनिफॉर्म सर्कल है। काइनेटिक एनर्जी ये बनी, इसका छापो,
तो जी एम एम बाय 2r, और ये भी दिख रहा है कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ही हमारा जी एम एम बाय आर, यही होता है GM1m2/r नेगेटिव के साथ। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और जोड़ो इन दोनों को, तो माइनस का GMM/2r। और कुछ दिख रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव है और ये पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। हां, ये बहुत जरूरी समझना कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो कि इन दो में बात करें, इन दो में इसकी स्पीड तो हाई दिख ही रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है, एंगुलर स्पीड ज्यादा है, टाइम पीरियड कम है, क्योंकि एक्चुअली जिसकी स्पीड ज्यादा है उसी की पेरिफेरी कम है। स्पीड इसकी ज्यादा और रेडियस भी कम है, तो टाइम पीरियड कम हो गया। क्योंकि ऐसे समझिए, एक तो रेडियस कम है और स्पीड हमारी रूट आर पे डिपेंड कर गई, तो 2πr ऊपर आया और 1/√r नीचे आया, आर पे 3/2 पहुंच गया टी में। ठीक है, चलो अब आया काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी मोर है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड में मोर है, नेगेटिव। टोटल एनर्जी, क्योंकि आखिरकार टोटल एनर्जी भी तो नेगेटिव है, और टोटल एनर्जी नेगेटिव है, आप जितने पास रहोगे रेडियस जितनी कम होगी, रेडियस जितनी कम होगी उतना बड़ा मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है लेकिन पोटेंशियल डबल है, तो पोटेंशियल और ज्यादा नेगेटिव हो गई, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होने की वजह से कम हो गई। मतलब सैटेलाइट जितनी दूर रहेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भले ही कम रहेगी लेकिन टोटल एनर्जी इसके पास ज्यादा हो जाए। और शायद ये समझ रहे हैं टोटल एनर्जी तो नेगेटिव आ रही है, तभी सिस्टम बाउंडेड है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होने की वजह से सिस्टम बाउंडेड है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनफ नहीं है इसको ओवरकम करने के लिए। जरा समझिए, ये क्या केस था, काइनेटिक जस्ट इतनी थी इसको खत्म करने के लिए जितनी चाहिए, टोटल जीरो हो गई, टोटल जीरो हो गई, स्केप कर गया। अगर ये थोड़ा और बड़ी स्पीड दे दूं, ये और बड़ी स्पीड दे दूं, तो ये और बड़ा टर्म आ जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर ये v स्केप से कम है तो ये टर्म नेगेटिव आएगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन आ गया, टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो बाउंडेड है, टोटल एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो अनबाउंडेड। पक्का समझ गए? और टोटल एनर्जी जीरो है तो भी अनबाउंडेड है, और ये वो केस है जहां v स्केप के बराबर, ये वो केस है जहां v स्केप से कम है, और ये वो केस जहां v स्केप से बड़ा है, ये भी अनबाउंडेड है। और ये सभी कांस्टेंट है। पहला डिस्कशन हमारा हो चुका है सैटेलाइट में जब सर्कुलर ऑर्बिट थी। सर्कुलर ऑर्बिट का हमें डेटा पता है, सब कुछ पता है। सैटेलाइट प्रोजेक्शन फ्रॉम अर्थ, तो दो तरह की सैटेलाइट होती है, जियोस्टेशनरी और पोलर। अब देखिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी है, अर्थ ऐसे घूम रही है इस तरह, टाइम पीरियड अर्थ का 24 आवर्स है, और जो सैटेलाइट घूम रही है ऐसे, अगर इसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स हो गया तो अर्थ ऐसे है, ये सैटेलाइट इधर है, अर्थ जिस रेट से घूमेगी सैटेलाइट उसी रेट से घूमेगी। समझ गए? तो अर्थ जैसे घूम रही है सैटेलाइट वैसे ही घूम रही है। तो हमेशा अगर मान लीजिए ये थंब के ऊपर ये सैटेलाइट थी, तो जिस रेट से थंब घूमेगा उसी रेट से ये घूमेगा।
हमेशा थंब के ऊपर रहेगी। आ गया समझ में? लेकिन ऐसा तभी जब अर्थ, अगर सैटेलाइट आपने ऐसे घुमा दी तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जरा देखिए, टाइम पीरियड हमारा था 2πr³/gm, वो लिखा है। अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। कोई एक रेडियस ऐसी आएगी जिसके लिए टाइम पीरियड 24 और आएगा। पहले देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो 24 ऑर्स इंटू 3600, 2πr³/gm, समझ गए? 2π नीचे ले गए, होल स्क्वायर किया, gm मल्टीप्लाई किया, ये r³। g की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पे -11, m 6 इंटू 10 पे 24, 24, 24, 36, 36, 10 पे 4 अपॉन 4π²। ये r³ की वैल्यू है। π² को 10 मान लें, π² लगभग 10 मान लेता हूं। अब 4 से काटता हूं, कुछ कटेगा? कट तो बहुत सारी चीजें रही हैं, सोचना है ये काटना कौन सा है। 4 से, चलो यही काट दें। अब 10 पे पावर अलग करते हैं, ये तो 10 पे 24, 10 पे कितना है 16, ये मिला के तो 6.6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 10 पे 16। ये r³ की वैल्यू है। r की वैल्यू इस पे पावर 1/3 है। 36 बाहर निकालो। अब ये बना 24, तो ये सब बाहर आ गया। 24 और 6.6, और 6.6 को 20/3, 3 से 8 बार 120। हाँ, तो 8 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना बना 20 इंटू 8 इंटू 10 पे 16। हमें 10 पे 16 की भी चिंता करनी है अभी। तो मैं 10 पे 15 बाहर निकाल लूं, 10 पे 15 बाहर निकाल लूं, मतलब 10 पे 5। अब बना ये 20 इंटू 80, 1/3। अब एक 2 बाहर निकाल लूं, 200, 200 पे 1/3, तो 5, 6 का क्यूब 6 मान लें, लगभग 6 का क्यूब 216 होता है, 6 के करीबन। तो आंसर आया 2 इंटू 6 इंटू 36 इंटू 10 पे 5, 12 इंटू 36 इंटू 10 पे 5, ठीक है। और 36 का 7 गुना 42 के करीबन। समझ गए? ये आया 430 मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये 42,000 किलोमीटर आया, ठीक है। तो ये रेडियस आई 42,000 किलोमीटर, और ये अर्थ की रेडियस से ज्यादा है, मतलब पॉसिबल है। समझ गया ना? अगर अर्थ की रेडियस से कम आ जाती तो गड़बड़ था, खोद थोड़ी देते उसके अंदर। तो बाहर है इसीलिए पॉसिबल है। 42,000 किलोमीटर, तो इसकी रेडियस 42,000 है। लगभग हाइट लगभग 36,000 किलोमीटर, रेडियस घटाओ उसमें से 6400, तो ये मान लो 42 इतना आया होगा सॉल्व करने पे। 6400 किलोमीटर घटा दिया 36,000 किलोमीटर, ये चलो। तो ये संघर्ष करने के बाद हमें आंसर मिला, रेडियस और हाइट दोनों मिल गए, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली इतनी हाइट पे रखोगे तब जाके टाइम पीरियड 24 घंटे आएगा। इससे ज्यादा हाइट रखी तो टाइम पीरियड 24 से ज्यादा आएगा, इससे कम रखी तो टाइम पीरियड 24 से कम आएगा। पक्का समझ गए? लेकिन एक खास बात समझिए कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इसको भी वेस्ट टू ईस्ट ही घुमाना पड़ेगा। आप अगर इसी हाइट पे रख दो और उल्टा घूम रहे हैं तो फायदा नहीं होने वाला है, आपको ठीक उसी हाइट पे और सीधा घुमाना पड़ेगा। और शायद एक और बात समझ में आ रही है कि, एक मिनट समझिए,
सैटेलाइट हम ऐसे भी भेज सकते थे, बस सेंटर ये होना चाहिए। सैटेलाइट हम ऐसे भी भेज सकते थे, ऐसे भी भेज सकते थे, ऐसे भी भेज सकते थे, लेकिन जियो स्टेशनरी तो एक ही केस में बन पाएगा, जब ये इक्वेटर के अलोंग घूम रही होगी। क्यों? अर्थ ऐसे ही घूम रही है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो कैसे भी कर लो पॉइंट पे फिक्स नहीं है, पॉइंट बदल रहे हैं, समझ गए? तो ये इक्वेटर पे होना जरूरी है। सैटेलाइट बनाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, कैसे भी बना लो, लेकिन जो स्टेशनरी बनाना है तो रिस्ट्रिक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रिस्ट्रिक्शन क्या है। एक तो वेस्ट टू ईस्ट है, दूसरा हाइट 36,000 किलोमीटर है, टाइम पीरियड मतलब 24 घंटा है, और तीसरा इक्वेटोरियल प्लेन में, और ऑब्वियसली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन। मेनली इसका यूज कम्युनिकेशन के लिए। सिंपल सी बात है कि हमें कम्युनिकेट करना है, मतलब इंडिया को, इंडिया ने अपनी सैटेलाइट भेजी तो इंडिया चाहेगी कि कम्युनिकेशन इंडिया ही से हो, पैसा तो हमने लगाया है, तो हम चाहेंगे वो सैटेलाइट सीधे हमसे कांटेक्ट करे, और हमसे कांटेक्ट करे मतलब सीधे हमारे ऊपर हो, और जब भी अर्थ घूमे तब भी ऊपर हो, कि पहले इधर थी, अर्थ घूम रही इधर है, तो हमेशा हमारे ऊपर है। आ गया समझ में? इसीलिए इतना सब रायता फैलाया हमने, समझ गए? अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पॉसिबल ही नहीं था। अर्थ अपनी जगह, सैटेलाइट को तो पक्का घूमना है, तो आप एक पॉइंट के ऊपर कभी रह ही नहीं सकते, समझ गए? तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो इस तरीके से हमने ऐसी जुगाड़ बना ली, तो नहीं ले पाएंगे ना वो, इसीलिए तो पूरी पॉपुलेशन इधर ही, तो यहां कहां है, यहां कहां है, यहां कौन रहता है? वो बिल्कुल यहां की कंट्री, अगर अंटार्कटिका में कुछ जियो स्टेशनरी बनाना है तो नहीं बनेगा, इसीलिए तो उसके लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट दूसरी है, पोलर, कि अगर हमें पोल से कम्युनिकेट करना है। लेकिन अब जरा समझिए पोलर सैटेलाइट कैसी है। एक मिनट, पोलर सैटेलाइट ये है, ये पोलर सैटेलाइट, मतलब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये पोल है, तो वो सैटेलाइट ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए? मतलब ये लैटिट्यूड के अलोंग है, और वो लैटिट्यूड कौन सा, 180 डिग्री वाला, ठीक है, इक्वेटोरियल मतलब, ठीक है, और ये सभी लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग है। आगे समझ में कि नॉर्थ साउथ से तो पास हो ही रहे हैं, लेकिन उनका प्लेन कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो ज्योग्राफी में जो लॉन्गिट्यूड पढ़े थे, तो कोई भी एक लॉन्गिट्यूड बनाओ, उसके पैरेलल ये मूव कर रहे होंगे, समझ गए? इसीलिए पोल से पास होंगे ही होंगे। लेकिन अब जरा सोचिए, इसका भी फायदा हो गया। फायदा क्या है जरा समझिए। अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रहा है, पूरी अर्थ कवर अप हो रही है, देखें, यह है समझ कि जब ये इधर घूम रहा था तो अर्थ का सामने वाला हिस्सा कवर अप हुआ, थोड़ा और घूमा, ऐसे समझिए, ये ऐसे। अब ये क्यों कवर अप हुआ, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट 200 से 400 किलोमीटर होती, 800 किलोमीटर हाइट होती, ज्यादा नहीं होती। हाइट 200 से 800 किलोमीटर, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड काफी कम आएगा अर्थ के मुकाबले। वहां रेडियस 42,000 किलोमीटर थी, अब रेडियस 6400 में 600 जोड़ दूं तो 7,000 किलोमीटर मान लो, मान लो। इसका टाइम पीरियड 24 और था, इसका टाइम पीरियड टी, तो 24 बाय टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42,000 बाय 7,000 का होल क्यूब। तो t इज इक्वल टू 24 बाय ये कितना बना, 6 का क्यूब 216, लो अंडर रूट 216।
अंडर रूट 216 225 करीबन मान लो, तो 15 के करीबन आया, 24/15 लगभग, तो 1.4 के करीबन। तो इसका टाइम पीरियड आया लगभग 1.4 आवर्स। मतलब इससे यह समझ में आ रहा है अर्थ के मुकाबले 15 गुना कम, 15 गुना कम। मतलब जब तक अर्थ एक राउंड लगाएगा ये 15 राउंड लगा चुका होगा। जब तक अर्थ ने एक राउंड लगाया इसने अर्थ के 15 चक्कर लगा लिए, मतलब अर्थ को 15 बार कवर अप कर लिया, और हर चक्कर में अर्थ का अलग अलग सेगमेंट कवर अप हुआ है। सोचो पहले राउंड में अर्थ का यह हिस्सा था, अगला राउंड आया तब तक अर्थ घूम गई तो यह हिस्सा आया, अगले में यह आया। ऐसे पूरी अर्थ का डेटा एक दिन में ले लेगा, क्योंकि एक दिन में ये 15 बार घूम जाएगा। कुछ समझ में आया? इसीलिए इट इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यूज्ड फॉर जीपीएस, यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। जीपीएस के लिए भी हमें अर्थ का पूरा डेटा चाहिए। वेदर फोरकास्टिंग, अर्थ के किस हिस्से में क्या हो रहा है हमें चाहिए, तभी तो फोरकास्ट कर पाएंगे। रिमोट सेंसिंग, क्योंकि आपको वो एरिया भी कवर अप करना है जो एरिया आपकी इस सैटेलाइट के दायरे में नहीं है। क्योंकि इस सैटेलाइट के साथ दिक्कत क्या है कि अर्थ का एक पर्टिकुलर रीजन ही कवर अप कर रही है। हमें अगर बाकी रीजन के बारे में पता करना है तो ऐसी सैटेलाइट पे जाना होगा जो पूरी अर्थ को कवर अप करे। तो शायद ये समझ में आ रहा है कि अर्थ घूम ऐसे रही है, लेकिन इसका मोशन ऐसे, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बस पोल से पास होना चाहिए, इक्वेटर के परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन ऑफ ऑर्बिट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटर, मतलब पोल से पास होगा ही होगा। उम्मीद है दोनों सैटेलाइट समझ में आ गई होंगी। इससे यह पता कि 1.5 घंटे 1.4 और से छोटा टाइम पीरियड हम नहीं बना सकते, क्योंकि जितना पास आओगे टाइम पीरियड उतना कम होगा, लेकिन आप अंदर तो घुस नहीं जाओगे। और ये कुछ 100 किलोमीटर हम क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं कि आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक भेजोगे तो वहां तक भी तो चाहिए हमें, कि यहां से फ्यूल चाहिए, यहां तक भेजने के लिए फिर प्रोजेक्ट करेंगे एयर का ड्रैग, क्योंकि हमें वहां तक जाना होगा जहां एटमॉस्फेयर खत्म हो जाए। क्योंकि एटमॉस्फेयर और इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है। एटमॉस्फेयर ऐसे घूम रहा है अर्थ के साथ, ये ऐसे घूम रहा है, तो एटमॉस्फेयर और इसके बीच में रिलेटिव मोशन है, तो ड्रैग पक्का आएगा। और ड्रैग से बचने का एक ही तरीका है कि या तो एटमॉस्फेयर के साथ चल लो, लेकिन एटमॉस्फेयर के साथ चल लो उसके लिए जो वेलोसिटी चाहिए, समझ गए, या एटमॉस्फेयर जिस साइड पे, उस साइड पे एरोप्लेन भी उड़ रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। और दूसरा, हमें पोल्स कवर अप करने, एटमॉस्फेयर ऐसा जा रहा है लेकिन हमें पोल्स को भी कवर अप करना है, तो ऑप्शन यही है कि हम ऐसे घूमें, तो रिलेटिव मोशन तो पक्का होगा। उसको खत्म करने का तरीका यह है कि आप एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाओ। तो ये 200 से 800 कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं है, ये वो मिनिमम वैल्यू है जहां एटमॉस्फेयर का ड्रैग निगलेक्ट कर सकते हैं। इनमें दिख रहा है कौन सा महंगा काम है, ये वाला या ये वाला? ये काफी महंगा काम है, काफी, मतलब ये हजारों भेज दोगे तब एक आध भेज पाएंगे। सर्कुलर ही रखना है, हमारे हाथ में है तो हम सर्कुलर ही रखेंगे, क्योंकि सर्कुलर का टाइम पीरियड 24 और हमने कैसे निकाला, सर्कल की इक्वेशन ही तो लगाई, और हम अपनी मर्जी से स्पीड दे रहे हैं, तो क्यों ना सर्कुलर ऑर्बिट रखें, हमेशा डिस्टेंस सेम हो, स्पीड सेम हो। अभी सिमुलेशन देखा, इलिप्स की मोशन ऐसी थी, ठीक। अब देखिए यहां स्पीड लो है, यहां डिस्टेंस मैक्सिमम है, यहां डिस्टेंस मिनिमम है, यहां स्पीड हाई है। जरा ओमेगा की बात करें तो जहां स्पीड हाई है वहीं डिस्टेंस मिनिमम है, तो यहां ओमेगा मैक्सिमम है, यहां ओमेगा मिनिमम है, तो इसका ओमेगा कांस्टेंट ही नहीं है, और अर्थ का ओमेगा तो कांस्टेंट है और उसका कांस्टेंट नहीं है,
तो पक्का सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएंगे, तो जे स्टेशनरी बन ही नहीं सकता था। आ गया समझ में? तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमें एग्जैक्टली वही स्पीड देनी पड़ेगी जो सर्कल के लिए चाहिए। अर्थ की हमेशा ओमेगा सेम है, इसका भी ओमेगा हमेशा सेम चाहिए, तभी मैच करेगा। बीच में ये एंगल रख दो, लेकिन इससे पोल कवर अप नहीं होंगे, इससे सब कुछ कवर अप हो रहा है ना। सोचो, अगर तुमने सैटेलाइट ऐसे रख दी, रखने में बुराई नहीं है, लेकिन इससे ये हिस्सा कभी नहीं आएगा, और शायद ये हिस्सा दिख रहा है कि सभी इससे हम कवर अप नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ऐसे घूम रहा है, तो ये पोल के तो कभी ऊपर ही नहीं गई। ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रहा है, इसका तो कभी नंबर ही नहीं आया बेचारे का। इसका नंबर लाने का तरीका यही है कि आप इसके ऊपर से जाओ, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन फॉर 2 सैटेलाइट्स ऑफ मास m and 3m moving at height r and 2r from planet of mass m and radius r. Find ratio of orbital speeds, angular speeds, time periods, m orbiting in circular or अंडरस्टूड है, सर्कुलर पाथ है, मैंने लिखा नहीं। 2 सैटेलाइट है, मास m और 3m, एक हाइट r पे है, एक हाइट 2r पे है, दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है प्लेनेट ऑफ मास m। हाइट है, रेडियस नहीं है, तो इनका रेशियो निकालना है। एस्टीमेट डिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम सन, यूज डेटा, time period for earth 365 days, time period mercury 88 days, time light takes to move to reach earth from sun 1 minute 20 seconds. सेकेंड क्वेश्चन, ये मरकरी है, ये अर्थ है, ये डिस्टेंस हमारा 8 मिनट 20 सेकेंड से निकल आएगा। 3 × 10 पे 8, 8 मिनट 20 सेकेंड 500, तो 15 × 10 10, ये मीटर, ये डिस्टेंस r, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब लगा दें, तो इसका टाइम पीरियड 24 है, इसका टाइम पीरियड t है,
तो 24/T का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 10 पे 10 बाय R का होल क्यूब 65। ये कितना है 88। तो रेडियस R की वैल्यू 15 इंटू 10 पे 10 इंटू इस पे 2/3 365 बाय 88 पे 88 बाय 365 2/3। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, वैसे इसी डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, 1 AU। अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। समझ गए? अब 3 स्टार ये घूम रहे हैं, तो एक फोर्स इस पे, एक फोर्स इस पे, F और स्पीड V, लेकिन इसकी रेडियस ये R यूज होगी और ये लेंथ A दे रखी है। तो F नेट इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। F नेट F√3 mv स्क्वायर बाय R A बाय √3। F की वैल्यू GMM बाय A स्क्वायर, इसका √3 mv स्क्वायर √3 बाय A। √3 से √3 कटा, m से m कटा, a से a कटा, वेलोसिटी तो बड़ी अच्छी आ गई √GM बाय A। लेकिन शायद हमसे टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड आएगा सर्कल 2 पाई R बाय V। R है A बाय √3, V है √GM बाय A। तो 2 पाई √A क्यूब बाय 3GM, ये आंसर है। आ गया समझ में? तो जो सिमुलेशन में देखा था इतनी स्पीड हमें देनी पड़ेगी और टाइम पीरियड उसका ये आएगा। क्वेश्चन आखिरी, 2 सैटेलाइट ऑफ मास m एंड 3m ऑर्बिटिंग एट हाइट। तो अगला क्वेश्चन है, एक हाइट r पे, मतलब उसका डिस्टेंस है 2r। एक दूसरी सैटेलाइट कितने पे है 3r। ये 2 सैटेलाइट है, रेडियस 2r और रेडियस 3r में। तो एक्चुअली हमें रेडियस चाहिए, तो स्पीड अगर निकालें तो इसकी स्पीड होगी √GM बाय 2r, इसकी स्पीड होगी GM बाय 3r। या हम रेशो भी निकाल सकते थे। तो पहला आंसर आया ऑर्बिटल स्पीड, तो V ऑर्बिटल इज इक्वल टू GM बाय R का अंडर V ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू 1/√R, मतलब V1 बाय V2 √R2 बाय R1 3/2 आ गया। सेकेंड में एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू ऑर्बिटल बाय R, तो √GM बाय R क्यूब, और ये बना ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पे -3/2, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 पे 3/2। तीसरा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पे 3/2, T1 बाय T2 2/3 पे 3/2। वैसे भी इसके इनवर्स रेशियो में होगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का जो रेशियो है टाइम पीरियड का, उसका उल्टा रेशियो होगा। थर्ड हो गया। फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर GMM बाय 2r, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m बाय r। इस बार ध्यान दीजिए, मास पे भी डिपेंड करेगा, मासेस अलग अलग है। तो K1 बाय K2 m1 बाय m2 r2 बाय r1, m1 बाय m2 1/3 3/2 1/2। टोटल एनर्जी भी -GMM बाय 2r आएगी, तो रेशियो सेम आएगा।